हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म को आप कैसे भरें, सत्यापन फॉर्म को आप कैसे भरें। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर में 2 अटेस्टेशन फॉर्म आया था। उस अटेस्टेशन फॉर्म में दोनों को भरना है और दोनों को लेके जाना है, और मैं दोनों को भरा और फिर उसके बाद रांची डिवीज़न में दोनों को सबमिट कर लिया। सबमिट करने से पहले मैं एक अटेस्टेशन फॉर्म को अच्छे से क्लियरली फ़ोटो खींच लिया, ताकि मैं इसको आपको बता पाऊँ कि कहाँ पे क्या भरना है और कहाँ पे क्या फिल नहीं करना है, और कैसे फ़ोटो साइज़ रखना है, क्या आपका क्वालिफ़िकेशन मेंशन करना है, किससे सिग्नेचर कराना है, पूरे के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और अगर कोई भी दोस्त को ये डाउट होता है कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरें, तो आप इसको शेयर ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और लाइन बाय लाइन सारी को पढ़ के सारा कुछ के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्यापन फॉर्म को क्यों भराया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म को भराने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर आप किसी प्रकार का कोई सूचना को आप छुपा रहे हैं, तो आप अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, आपकी सरकारी नौकरी आपको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए अटेस्टेशन फॉर्म को भरा जाता है। और इस फॉर्म को भरे जाने एवं जमा देने के बाद यदि उम्मीदवार को दोषी करार दिया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है इत्यादि, तो इसका विवरण तत्काल उन प्राधिकरण को जिन्हें सत्यापन फॉर्म पहले भेजा गया है भेज दिया जाना चाहिए। ऐसा ना करने पर सही तथ्य को छिपाना समझा जाएगा। यदि व्यक्ति की नौकरी के दौरान कभी भी यह तथ्य सामने आएगा कि गलत सूचना दी गई है या सत्यापन फॉर्म में सही सूचना छिपाई गई है, तो उस व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसी पर्पस में सत्यापन फॉर्म को भराया जाता है। तो अब बात करते हैं कि फ़ोटो के बारे में। तो फ़ोटो जो साइज़ पे मेंशन है उसी साइज़ पे आपको फ़ोटो बना लेना है। 2 बड़े फ़ोटो बना लेना है और दोनों अटेस्टेशन फॉर्म में चिपका लेना है। 2 अटेस्टेशन फॉर्म में एक अटेस्टेशन फॉर्म को बताऊंगा कैसे भरना है, कैसे सब कुछ करना है, उसी तरह से दोनों को बनाना है। ठीक, तो जो साइज़ बोला उस साइज़ का फ़ोटो बना लेना है। और बहुत कोई का ये सवाल था कि यहाँ पे सिग्नेचर करना है क्या। तो देखिए, रांची डिवीज़न में हम लोग को सिग्नेचर करने नहीं बोला है कि आप इस पर सिग्नेचर कीजिए ऊपर में। हालांकि आप सिग्नेचर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात करते हैं पहला नंबर पे हम लोग का ये चीज़ उल्लेख है कि पूरा नाम आपको लिखना है। यदि आप उपनाम का यूज़ करते हैं तो आप उपनाम का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो हम कोई उपनाम का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ नाम का प्रयोग करते हैं। तो ये हमें रहा मेरा नाम नाजिर अहमद अंसारी। तो इस तरह से कुछ लिखना है। फिर उसके बाद पूरा पता लिखना है, जो आप प्रेजेंट टाइम पे आपका पूरा वर्तमान पता लिखना जो प्रेजेंट टाइप पे आपका है। जैसे गांव का नाम लिखना है। फिर आप मेरा टोला है तो टोला का नाम लिखिए। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखिए। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिखिए। फिर उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर उसका स्टेट, फिर उसका पिन कोड। फिर उसी प्रकार से अगर आपका वही घर का भी एड्रेस है तो आप घर का भी एड्रेस को वही लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये परमानेंट एड्रेस जो है वो वाला है। आप परमानेंट एड्रेस अगर कोई है तो वो चीज़ लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा परमानेंट एड्रेस भी वही है, तो वही चीज़ लिखा गया है और कुछ नहीं। और यदि उम्मीदवार मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश का पता एवं वहां से भारत में विस्थापित होने की तारीख। अगर आप मूल निवासी पाकिस्तान यदि उम्मीदवार मूल रूप से पाकिस्तान का निवासी है, पाकिस्तान का मूल रूप से निवासी है और भारत विस्थापित होकर भारत आया है, तो उसको वो डेट मेंशन करना होगा। और वो उस देश का पता, मतलब उस देश का वो जहाँ से आया है उस देश का पता को यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक, समझ गए ये रो। और कुल मिला के हम लोग को ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए बात करते हैं अगले पे। स्थानों का विवरण जहाँ आप पिछले 5 वर्षों की अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। विदेश में रहने के मामले में पाकिस्तान सहित उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाए जहाँ 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से ज़्यादा रहें। अगर आप कहीं पे भी कोई भी स्थान पे आप 21 वर्ष के बाद, जो पिछले 5 वर्षों का है उसमें एक, अगर मान लिया आप 26 साल के हैं तो आप 21 साल के बाद का 5 साल का जो भी आप कहीं विदेश में या फिर कहीं दूसरी जगह पे रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का कब से कब तक रहे हैं तो ये चीज़ का उल्लेख करना है, और कहाँ पे रहे हैं वो चीज़ का उल्लेख करना है। ठीक, और आपका जिला कार्यालय का उल्लेख नाम पत्र लिखना है।
ये पेज को आप समझ गए। अब अगले पेज की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज है दूसरा नंबर का पेज। उसमें लिखा गया है सबसे पहले कि अपने पिता का नाम लिखना है। अगर आपके पिताजी उपनाम का प्रयोग करते हैं तो उपनाम का भी उल्लेख करना है। तो हालांकि मेरे पिताजी नाम का प्रयोग करते हो तो नाम लिखना है। और आपको राष्ट्रीयता कैसे मिली है, मतलब आपको नेशनलिटी कैसे मिली है, तो जैसे कि हमको बाय बर्थ मिला है तो बाय बर्थ लिखना है, या फिर डोमिसाइल निवासी के तहत मिला है तो आपको निवासी के तहत लिखना है ना। दो ऑप्शन है, या तो जन्म से या तो फिर निवास से। तो आपको जो मिला उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। हालांकि हम सबको मिला है बाय बर्थ से तो बाय बर्थ लिखना है, हालांकि सभी को मिला होगा उसी से, बहुत कम का होगा कि डोमिसाइल से होगा। और फिर उसके बाद जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको लिखना है कि आपके गांव का नाम लिखना है और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर देना। आपके पिताजी क्या करते हैं वो चीज़ का उल्लेख कर देना। फिर आपके पिताजी का अस्थायी पता क्या है तो वो चीज़ उल्लेख कर देना। विलेज, टोला, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ये लिख देना। डाक पता वही है तो छोड़ दीजिएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। माता का नाम वही चीज़ लिखना है, माता जो नाम है वो चीज़ लिखना है। फिर उसका बाय बर्थ हुआ है या फिर डोमिसाइल से हुआ है तो वो चीज़ लिखना है, और कहाँ पे उसका जन्म था तो वो चीज़ लिखना है। फिर उसके बाद हाउस वाइफ क्या करती है आपकी मम्मी तो वो चीज़ लिख देना है, और वो डू लगा देना ताकि एड्रेस वही है। फिर आपके भैया का भी वही चीज़ करना है, आपके भैया या भाई जो भी है आप वो चीज़ नाम लिखे हुए उनका। फिर उसके बाद कैसे मिला उसको राष्ट्रीयता, फिर कहाँ पैदा हुए थे, फिर उसके बाद क्या करते हैं अभी तो स्टूडेंट है, और फिर उसके बाद अस्थायी पता लिख देना है। फिर उसी प्रकार आपकी बहन का भी वही एड्रेस लिखना, सब कुछ लिखना है, सॉरी नाम लिखना है। और फिर उसके बाद बर्थ कैसे मिला उसको राष्ट्रीयता, फिर उसके बाद कहाँ पे वो पैदा हुई थी, फिर उसके बाद क्या करती है अभी, और एड्रेस क्या है तो वही चीज़ लिख देना है। अगर आप शादीशुदा है तो आपके पुत्र या पुत्री होगी, तो अगर वो बाहर में पढ़ रही होगी तो वो चीज़ के बारे में आपको उल्लेख करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि आप 6 नंबर पे बताना होगा कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो इंडियन है हम लोग तो इंडियन लिखना है। फिर उसके बाद जन्म तिथि आपका जो है वो चीज़ डेट के साथ मेंशन करना है, कि जैसे मान लीजिए जो भी आपका मान लीजिए 12, 13 है ना, 3, और फिर उसके बाद 1995 जो भी आपका, या 93 जो भी है वो चीज़ आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद वर्तमान उम्र आप लिख दीजिए कि आपका कितना साल हुआ है, जैसे कि मेरा 23 साल हुआ है। और फिर उसके बाद मैट्रिक में आपकी उम्र कितनी थी तो 15 साल थी, तो वो चीज़ का उल्लेख करना है। फिर उसके बाद आपको जन्म तिथि का लिखना है। फिर उसके बाद ज़िले और किस राज्य के में है वो चीज़ लिखना है, तो जैसे जन्म तिथि लिख देना। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट। फिर उसी प्रकार यहाँ पे बोला है कि ज़िले और राज्य जहाँ आप मौलिक रूप से निवासी है तो डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट। फिर उसके बाद ज़िले एवं राज्य जहाँ आपके पिता मौलिक रूप से निवासी है तो डिस्ट्रिक्ट लिख देना, फिर उसका स्टेट लिख देना है। फिर आपका जो धर्म है वो धर्म को लिख देना है। फिर उसके बाद अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे यस या नो करना है। तो हम OBC से बिलोंग करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे नो भरा गया। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस भरेंगे। ठीक, अब आप बात करते हैं यहाँ पे पिछले वीडियो में बहुत कोई का ये डाउट था यहाँ पे कैसे भरना है, और यहाँ पे ये चीज़ जो डेट है ये डेट को हम लोग कैसे यहाँ पे मिलेगा, एग्जैक्ट डेट तो हमको पता ही नहीं है। तो आज मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, और बेल आइकन को जरूर दबा लो। आप थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इस तरह से वीडियो बनाने का, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो और लाइक करते हैं तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एकदम साफ साफ क्लियरली उल्लेख किया गया कि 15 साल की आयु से शिक्षा संस्थान और स्कूल एवं कॉलेज में बिताए वर्षों में उल्लेख सहित शैक्षणिक योग्यता लिखे। मतलब आप अगर 15 साल की आयु से, उस उम्र से 15 साल से है ना, 15 साल या 15 साल से ज़्यादा से, उस उम्र से आप जहाँ पे भी पढ़ें उन सारे कॉलेजों का नाम को उल्लेख करना है, और क्या क्या आपको क्वालिफ़िकेशन मिला उस चीज़ का उल्लेख करना है। तो आप सबसे पहले जैसे कि मेरे 15 साल में 10th कंप्लीट हो चुका था तो मैंने 12 का उल्लेख किया। तो यहाँ पे लिखा कि अपना जो स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा प्रवेश डेट। तो देखिए आपको जब एडमिशन कराने गएंगे तो वो एडमिशन स्लिप मिला होगा आपको, तो वो एडमिशन में ही आपको ये चीज़ डेट मेंशन होगा, ठीक। और जब आपका एडमिट कार्ड निकला था तो वह पासिंग सर्टिफिकेट का डेट जो है वही आपका छोड़ने की तिथि होगी। और आप कब आपका मतलब एग्जामिनेशन जो पास हुए थे वो क्या था, इंटरमीडिएट था या मतलब कुछ दूसरा था। जैसे कि मेरा ISC था तो यहाँ पे ISC लिख दिए, 12th क्लास इंटरमीडिएट ऑफ साइंस लिखा गया, या फिर IA किए हैं तो IA लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर SS कॉलेज ऑफ जहाँ पे आप कॉलेज का उसके बाद का डिग्री किए हैं, तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था SS कॉलेज से तो उसका उल्लेख किया गया, और यहाँ पे डेट का मेंशन किया गया कि कब आप एडमिशन किए हैं।
तो जैसे कि मेरा एक आईडी कार्ड था, तो उस आईडी कार्ड में लिखा हुआ था कि आपका कब एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन डेट वहाँ से देख लिए, और जब पासिंग था वो वाला देख लिए छोड़ने का। फिर यहाँ पे आप क्या कंप्लीट किए हैं, बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या फिर बीकॉम किए हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद अगले की और पेज की ओर बात करते हैं। अगला पेज जो 3rd नंबर है उसमें ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, लेकिन ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें सबसे पहले बात किया है कि क्या आप निम्नलिखित में से किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं या आपने कभी इनके अधीन कार्य किया है तथा केंद्र या राज्य सरकार या अर्ध सरकारी इकाई, स्वायत्तशाही इकाई या सार्वजनिक उपक्रम या निजी फर्म या संस्था यदि सेवा है तो आज तक अपनी नौकरियों की तारीख सहित पूर्ण विवरण दीजिए। अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर पे या गवर्नमेंट सेक्टर पे या फिर सेमी गवर्नमेंट पे आप जॉब कर रहे हैं तो आप उस चीज़ का उल्लेख करेंगे यहाँ पे, और कब से कब तक किए हैं, क्या पद में है, नियोजक का पूरा नाम और पता लिखना है, और पिछले नौकरी छोड़ने का कारण भी लिखना है कि क्यों छोड़े थे आप। ठीक, अब बात करते हैं अगले कॉलम के बारे में। तो अगला है कि क्या आपने पहले निम्नलिखित में से किसी के अधीन नौकरी की थी या भारत सरकार या राज्य सरकार या संचालन कोई उपक्रम, स्वायत्त इकाई, निकाय, विश्वविद्यालय, संस्था, निकाय। क्या आपने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1995 नियम 5 इसी तरह से किसी समवर्ती नियम के तरह एक ही महीने की सूचना देकर नौकरी छोड़ दी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई या किसी मामले में अपनी सेवा समाप्ति सूचना देने या अपनी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त कर दिए जाने के पहले अनुवर्ती तारीख पर अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कभी आपको बुलाया गया है? तो ये चीज़ का उल्लेख, उसको छोड़ देना, कुछ नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन है, यहाँ पे अगर आप गलती से आप कुछ भी गलत भर देते हैं तो आपके ऊपर में आपका कैंडिडेट रद्द हो सकता है। ठीक, आपको यहाँ पे सही से फिल करना है। क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, तो आपको लिखना है हाँ या ना। फिर उसके बाद क्या आपके ऊपर कभी मुकदमा चलाया गया, हाँ या ना लिखना है, तो नहीं था। क्या आप कभी नज़रबंदी हालत में रखे गए हैं, तो हाँ या ना लिखना था, तो नहीं है। क्या आप कभी प्रतिबंध लगाया गया है, तो नहीं। क्या विधि न्यायालय द्वारा आप पर कभी जुर्माना लिया गया है, नहीं। क्या आप किसी परीक्षा से कभी निकाले गए हैं या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था द्वारा आप पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है, तो जी नहीं। क्या आप कभी किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा चयन के लिए निष्कासित किए गए हैं, आयोग ठहराए गए हैं, नहीं। क्या इस सत्यापन फॉर्म के भरे जाते समय किसी विधि न्यायालय के आपके विरोध में कोई मुकदमा चल रहा है, नहीं। इस सत्यापन फॉर्म के भरे जाते समय किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के आपके विरुद्ध क्या कोई मामला लंबित है, तो जी नहीं। अगर आपका कोई भी है तो आपको हाँ लिखना है और उसका पूरा विवरण देना। अगले 12 नंबर पे यही चीज़ उल्लेख किया गया है कि अगर अगर कोई हाँ लिख रहे हैं तो आप उसको हाँ लिखने के बाद उसका पूरा विवरण देंगे। ठीक, और सही सही देना है क्योंकि आपका कैंडिडेट रद्द हो सकता है इसके कारण से। और फिर बात करते हैं अगला जो 13 नंबर पॉइंट है, उसमें अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपको जानते हैं। बस आपके 2 जिम्मेदार व्यक्ति के नाम लिख देना है, और या फिर आपको जो पहचानते हैं उन 2 का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में उपरोक्त सूचना सही एवं पूर्ण है। मैं उन परिस्थितियों से अनभिज्ञ हूँ जो सरकार के अधीन नियोजन के उपयुक्तता को नष्ट कर देगी। फिर उसके बाद उम्मीदवार का हस्ताक्षर, मतलब मेरा सिग्नेचर किए। फिर उसके बाद जगह का नाम लिखना, तारीख का नाम। इससे पहले मैंने फ़ोटो खींच लिया था इसलिए इस पर भरा गया नहीं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, मतलब क्षतिपूर्ति प्रमाण। इसमें क्या है कि आपको बस जो चीज़ मेंशन किया गया है उन किसी भी ऑफिसर के पास आप जाके आप उनसे सिग्नेचर करा के इस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैजेटेड ऑफिसर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर सांसद या विधायक से आप सिग्नेचर करा सकते हैं जो अभी है आपके इलाके में, या फिर आप एसडीएम या एसडीओ से बना सकते हैं, या फिर आप तहसीलदार से या फिर ड्यूटी तहसीलदार से आप बना सकते हैं, या फिर आपका सबसे आसानी होगा कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं वो लास्ट स्टडी जहाँ से किए हैं उस प्रिंसिपल से या हेड मास्टर से आप सिग्नेचर करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत किसी का ये डाउट था कि सर हमने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई किया, क्या प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल या हेड मास्टर से हम सिग्नेचर करा सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल करा सकते हैं, आप उससे सिग्नेचर करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वीडियो सिग्नेचर करा सकते हैं? तो जी हाँ, वीडियो से करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से करा सकते हैं और पंचायत इंस्पेक्टर से करा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है और कितने साल से आपको पहचानते हो। तो देखिए मिनिमम यहाँ पे 1 साल से प्लस लिखना है, हमेशा 1 साल से ज़्यादा ही लिखवाना है उससे। बाकी हम ग्रेजुएशन वहाँ से किए थे इसीलिए हमको 3 साल का आइडेंटिटी वहाँ से दिया। फिर उसके बाद वहाँ जहाँ पे आपका कॉलेज है वो क्या कॉलेज का एड्रेस देना है, फिर उसके बाद तारीख का मेंशन करना है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर और बस ख़त्म। अब बात करते हैं कि हम लोग कि इसको बनाने के बाद आप सबमिट कहाँ पर है, तो आप रिक्रूटमेंट सेल पे आपको इसको जमा करना पड़ेगा और 2 इसका अटेस्टेशन फॉर्म है, तो दोनों को सेम बनाना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ बेल आइकन जरूर दबा लो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपका सब्सक्राइबर से। और कमेंट में आप जो पूछ सकते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपको इसके बारे में बताना है या फिर जो कुछ भी बोलना है आपको बोल सकते हैं। और ये बस हेल्पफुल वे के पर्पज़ में बनाया वीडियो, पैसा तो आता नहीं, अर्निंग वर्निंग होता नहीं चैनल में, बट फिर भी हाँ मज़ा आता है वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।